नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इन दिनों हम लगातार चुनावों को लेकर चर्चा करते रह रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, केरल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या कह रही है, ग्राउंड पर क्या बात हो रही है, और ओपिनियन पोल्स या सर्वे जो है, स्टडी, वो क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कल बात की थी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की, उससे पहले असम के चुनावों को लेकर भी हमने चर्चा की थी। अब आज बात करते हैं केरल की सुदूर दक्षिण, हिंदुस्तान का दक्षिणी किनारा, देवभूमि भी जिसे कहा जाता है केरल को, और वहाँ लगातार चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। वहाँ सरकारें बदलती भी है, सरकार बनती भी है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ की चर्चा होती रहती है। यानी एक बार कांग्रेस गठबंधन और एक बार वामपंथी गठबंधन का चर्चा होती रहती है कि अभी इस समय वहाँ पर एलडीएफ की सरकार है, विजयन साहब, पिनाराई विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ उनकी क्या संभावना बन रही है, और क्या कांग्रेस जो पिछली बार चूक गई थी सरकार बनाने से, इस बार सरकार बना सकती है। प्रियंका गांधी वहाँ से, वायनाड से एमपी हैं, शशि थरूर साहब वहाँ पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, के.सी. वेणुगोपाल हैं, सतीशन हैं। तो इन सब के बाद क्या कांग्रेस इस बार सरकार बना सकती है वहाँ पे, या पिनाराई विजयन फिर से लेफ्ट का जो झंडा है उसे बरकरार रखेंगे। और दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ी तरीके से एंट्री वहां पर कर सकती है। अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक उत्साहजनक तरीके का रेस्पॉन्स मिला है। उसको जमीन पर कोई नंबर के हिसाब से बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन एक रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला है, तो उससे बीजेपी भी उत्साहित है। तो बीजेपी क्या गेम बिगाड़ सकती है, बीजेपी क्या किंग मेकर हो सकती है, या फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल के, आपको याद हो, उस तरह से क्या वामपंथी दलों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करने वाली है, या लेफ्ट के जो वर्कर है वो इस तरह से कर रहे हैं। आपको याद हो पिछली बार जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे उसमें एक नारा चला था, पहले वाम फिर राम। यानी वामपंथियों को यदि वोट नहीं देना है, लेफ्ट पार्टीज को वोट नहीं देना है, तो बीजेपी को वोट दें और ममता बनर्जी को हराएं। तो क्या इसी तरह का मौका इस बार है कि कांग्रेस को नहीं आने देने के लिए लेफ्ट पार्टीज और भारतीय जनता पार्टी वहां आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एक बहुत बड़ा काम वहां पर अरसे से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक और काम किया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, क्रिश्चियन लीडर्स के साथ, क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स के साथ वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस सब कोशिशों का कोई मतलब निकलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी जो हैं, वो उनकी संस्था वोट वाइब लगातार स्टडी कर रही है, ज़मीन पर जा रही है, तो उनका सर्वे आया है, उनकी स्टडी आई है, उसको देखते हैं कि वोट वाइब केरल के 2026 के चुनावों के बारे में क्या कहती है। पहली एक बात उन्होंने कही है कि भाई एलडीएफ का जो पैराडॉक्स है, वहाँ पर पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी विरोधाभास दिखाई दे रहा है एलडीएफ को लेकर, यानी लेफ्ट पार्टीज के गठबंधन को लेकर। वो कह रहे हैं कि वहाँ केरला में सरकार जो है लेफ्ट पार्टीज की, उसका स्ट्रांग वेलफेयर स्कीम्स को लेकर एक बड़ा मजबूत गढ़ बना हुआ है, वोट बेस भी बना हुआ है, और ताकत भी बनी हुई है, और पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट है, सरकार पे जो भरोसा है, वो कम है, कमजोर है, वीक ट्रस्ट है। उनका जो स्टडी है वो कहती है कि 44% लोग जो सेटिस्फाइड हैं वो लाइफ मिशन से, और जो दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके साथ 44% लोगों ने अपना सेटिस्फेक्शन दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ 44% लोग ही करीब करीब वो करप्शन के एलिगेशंस को सच मानते हैं कि जो पिनाराई विजयन की सरकार है, जो लेफ्ट पार्टी की सरकार है, उसमें करप्शन भी बहुत है। ये आरोपों को भी वो सही मानते हैं। और तीसरी बात, जो महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बड़े इशू हैं। 23% इशू जो लोग हैं उसको बड़ा इशू मानते हैं, महंगाई को और करप्शन को। हालांकि हमारी बात अमिताभ जी से भी हुई थी, तो उनका करप्शन वन ऑफ द इश्यूज होते हैं, प्राइस राइज भी वन ऑफ द इश्यूज होते हैं। वो दूसरे इश्यूज के साथ जुड़कर उसका इलेक्शन के रिजल्ट को असर डालते हैं, केवल अकेले से उसका असर नहीं होता। इसलिए ये मानना कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात या महंगाई की बात जो है वो इशू नहीं है, वो इशू होता है, लेकिन वो एड ऑन इशू होता है। अब उन्होंने कहा कि वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस बात के लिए क्रेडिट दे रहे हैं लेफ्ट सरकार को, विजयन सरकार को, कि उन्होंने वेलफेयर पर बहुत काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ करप्शन को लेकर बड़ी नाराजगी है। अभी मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ कि किसी राज्य में करप्शन को लेकर कोई नाराजगी दिखाई दे रही है। पिछली बार भी कर्नाटका में
करप्शन इशू बना था जब पे सीएम का कैंपेन चलाया था कांग्रेस ने, और येदियुरप्पा साहब की सरकार चली गई थी। बाकी राज्यों में करप्शन कोई बड़ा इशू नहीं बना है। और वोट वाइब कहता है कि वेलफेयर पर सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के सतीशन साहब जो हैं वो वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, वीडी सतीशन साहब, और वो टॉप सीएम प्रेफरेंस में माने जाते हैं कि यदि सीएम के चेहरों पर प्रेफरेंस जब देखी गई, वोट वाइब ने पूछा, तो उसमें सबसे ऊपर नाम था सतीशन साहब का, जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। 25% लोग सतीशन साहब को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं विजयन साहब, पिनाराई विजयन, उनके पास 21% लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा है। 21% लोग चाहते हैं कि पिनाराई विजयन बने, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है उसका नंबर ऊपर होता है प्रेफरेंस में सीएम फेस के तौर पर, लेकिन यहाँ वो 4% से पीछे दिखाई दे रहे हैं सतीशन साहब के साथ। तो अब इसमें कैसे होगा? वोटर्स की प्रेफरेंस देखें यदि गठबंधन के तौर पर, तो यूडीएफ को 38% मिल रहा है और एलडीएफ को 39.1%, मतलब 1% अभी ज़्यादा ही है एलडीएफ के पास, तो वो प्रेफरेंस वहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की चर्चा हमने शुरू में की कि बीजेपी क्या हो रहा है, कि बीजेपी ने वहाँ पर थोड़ी सी बढ़त हासिल की है, बीजेपी का जनाधार जो है वो बड़ा है, लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा? तो कहा गया है वोट वाइब सर्वे में कि एलडीएफ पर उसका असर पड़ेगा 27% और यूटीएफ पर पड़ेगा 18%, लेकिन 26% करीब लोग मानते हैं कि दोनों पर ही बीजेपी की एंट्री का असर पड़ सकता है, बीजेपी के चुनाव की ताकत का असर पड़ सकता है एलडीएफ पर भी और यूडीएफ पर भी, मतलब दोनों को नुकसान हो सकता है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अभी तक अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर लोग इसे मानते हैं कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, नॉट द किंग मेकर की भूमिका में नहीं हो सकती अभी भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में, लेकिन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है और उसे अनप्रेडिक्टेबल मान रहे हैं लोग कि क्या पता कुछ हो जाए, बड़ा खेला भी हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा खेला होने की बात नहीं। चुनावों में अक्सर ये कहा जाता है कि नैरेटिव वॉर चलती है, कि नैरेटिव कैसे बनाया, जैसे ममता जी वहाँ पर बना रही हैं पश्चिम बंगाल में कि बांग्ला जो सब नेशनलिज्म है उसको बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बना रही कि करप्शन है और जो कमज़ोर सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, वो नैरेटिव बना रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठिया को, मियाँ को नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नैरेटिव कंक्लूसिव नहीं माना जा रहा। वोट वाइब कहता है कि इनकंक्लूसिव है, यानी ना तो एलडीएफ का कोई नैरेटिव बन पाया है, ना यूडीएफ का कोई नैरेटिव बन पाया है, विमर्श कोई नहीं है, नैरेटिव फेल हो गया है। जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वो है कि लेफ्ट और बीजेपी में क्या टैसिट अलायंस है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझ बन गई है, डील हो गई है कि भाई किसको, कांग्रेस को रोकना है। तो उसमें 33% लोग, 33.6% लोग मानते हैं, एग्री करते हैं इस बात से कि लेफ्ट और बीजेपी में कोई रिश्ता बन गया है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो अभी नहीं पता, हालांकि 32% लोग इस बात से एग्री भी नहीं करते हैं। एक और चीज़ उन्होंने कही कि क्या IUML जो वहाँ की पार्टी है वो बैक सीट पर ड्राइवर रहेगी यूडीएफ गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि 35% लोग मानते हैं कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है IUML जो है, तो वो वहाँ पर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बैक सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठी होगी, बैक सीट से ड्राइविंग कर रही होगी। 35% लोग मानते हैं और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 33% लोग मानते हैं कि ये स्प्लिट भी हो सकता है एलडीएफ और यूडीएफ में, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और वोटर्स को केरला में, वैसे तो देश भर में जिस तरह से चुनावों में आजकल गाली गलौज, भद्दी भाषा, अपशब्द ये सब इस्तेमाल होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, केरल के लोगों को ये मड स्लिंगिंग पसंद नहीं आती है और वो कह रहे हैं कि ये सब तरफ के लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। समझ के बात, तो ये भी एक बड़ा इशू है जिस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह से काम चल रहा है।
डिसाइसिव वेरिएबल अभी वहाँ पर नहीं है, नैरेटिव नहीं बन पाया है कि किस तरह का नैरेटिव वहाँ होना चाहिए। इस सब को लेकर चर्चा चल रही है। एक क्लोज कॉम्पिटिटिव इलेक्शन वोट वाइब का सर्वे मान रहा है कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा है। क्लोज कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है, टू टाइप टू कॉल, यानी अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन चुनाव जीतेगा। हाँ, जेंडर डिवाइड जरूर है। जो मैन है, पुरुष हैं, वो सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं ज़्यादातर। 28% लोगों ने कहा कि इस सरकार की परफॉर्मेंस वेरी पुअर है, जबकि महिलाएं कहती हैं कि 21% उसको वेरी पुअर सरकार का परफॉर्मेंस को मानती हैं। जो डिससेटिस्फाइड मैन है वेलफेयर स्कीम को लेकर वो 22% है, जबकि महिलाएं जो सेटिस्फाइड हैं वो 24% है। पुरुष केवल 11% लोग हैं जो वेलफेयर से सेटिस्फाइड हैं। तो अब मसला ये हो रहा है कि इन चुनावों में क्या सतीशन साहब मुख्यमंत्री बन पाएंगे या राहुल गांधी कुछ और तय करेंगे, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। केसी वेणुगोपाल साहब भी सोच रहे हैं, थरूर साहब भी सोच रहे हैं, और पिनाराई विजयन का और लेफ्ट का जो इतना लंबा कार्यकाल वहाँ पर रहा है, विजयन साहब भी बुजुर्ग हैं, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बीजेपी की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो किसका खेल बिगाड़ेगी, ये देखना बाकी है। अभी चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, देखते हैं कि इन चुनावों में क्या होगा। जो भी होने वाला है उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।